कि तुम साथ थे, छोड़ो अब हटो, मैं इसको पकड़ के इसको लेके जाता हूँ। कई बार तो ये यात्रा इतनी ज़्यादा घनिष्ठ हो जाती है कि पूछो ही मत, सभी प्रकार के पाप और दुष्कर्म भी करवा देती है। बुद्धिः ज्ञानम् सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। विभिन्न ग्रह जो हमारी कुंडली में बैठे होते हैं वो कैसे बैठे होते हैं और उनके बैठने का संबंध कैसा है, इसी विषय पे एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ। और एक बात है, कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए और प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को देखने के बाद कम से कम जय श्री कृष्ण जरूर लिख दिया करिए, ये आपसे निवेदन है। और मैं तो वस्तुतः आपसे यही कहता हूं कि मैंने जो अपना एप्लीकेशन बनाया है आप उसे भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सिद्धांत बता रहा हूं, लिख रहा हूं प्रत्येक दिन, जो आपके निजी जीवन को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। निसंदेह उसे देख लेना चाहिए। उस एप्लीकेशन का नाम है, मैंने बताया है पहले कई बार, ज्योतिषीय लक्ष्य, JYOTISHHILAKSHYA, ज्योतिषीय लक्ष्य प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बता दूं, विभिन्न ग्रह जो हमारी कुंडली में बैठे होते हैं वो कई प्रकार से हमें बाहर से प्रभावित करते हैं। जैसे आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा वो एक खास स्थिति में बैठे होते हैं। कई बार ग्रह खाली स्वराशि का होता है, उच्च का होता है, फिर जो है वो नीच का बैठा होता है, पर हम सिर्फ इनका परिणाम बता देते हैं। या फिर कई बार हम सिर्फ ये देखते हैं कि सूर्य उच्च का बैठा है या नीच का बैठा है, चंद्रमा नीच के उच्च के स्वग्रही, पर वस्तुतः इसके अतिरिक्त भी वो ग्रह आपको सिर्फ बैठने के आधार पर प्रभावित कर देते हैं। तो आज के कार्यक्रम में जैसे मैंने बताया कि एक चक्र बनाया है और इस चक्र को आप अपनी कुंडली के लग्न चार्ट पे फॉलो करिएगा। ये सिर्फ लग्न चार्ट पे सिद्धांत मैं वस्तुतः आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले चंद्रमा जहां कहीं भी बैठे हों, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, चंद्रमा जहां कहीं भी बैठे हों, चाहे किसी भी राशि में, अगर वो उनके पीछे ठीक सूर्य बैठे हों तो ये व्यक्ति को राजनीतिज्ञ बना देते हैं और व्यक्ति बहुत बड़ा डिप्लोमेट होता है। राजनीति विज्ञान का अब कोई आवश्यक नहीं है कि आपकी कुंडली में अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आप राजनीति में माहिर हो जाएंगे, ये बना देता है। मतलब अगर आप सफल नहीं भी हो रहे हैं फिर भी आपके दिमाग में राजनीति रहेगी और आप बहुत छोटी छोटी बातों को तीखी प्रक्रिया के साथ व्यक्त करेंगे और जनता के पक्षधर होते हैं और साथ ही साथ जनता के समर्थक या जनता का समर्थन प्राप्त करने वाले होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, आपको जनता का सपोर्ट मिला होता है। अब यहाँ पे ये स्थिति और भी ज्यादा मजबूत तब हो जाएगी जब क्रमशः ये परिवर्तन कर ले। मतलब अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो और यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो, मतलब अगर सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से आगे पीछे बैठे हो, जिसमें चंद्रमा आगे हो और सूर्य पीछे हो, और वस्तुतः ये किसी भी भाव की बात हो रही है। यहाँ कोई आवश्यक नहीं है कि ये चंद्रमा यहीं बैठे हो या सूर्य यहीं बैठे हो, ये कहीं भी बैठे हो, बस आगे चंद्रमा और पीछे सूर्य, और चंद्रमा और सूर्य का परिवर्तन अगर हो तो ज्यादा अच्छे लेवल का ये योग बन जाएगा। मतलब ये और भी ज्यादा सुदृढ़ हो जाए, और ये योग और भी ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत और प्रभावी तब हो जाएगा जब इन दोनों ग्रहों की स्थितियां अच्छी होती हो। कहने का मतलब है कि जब इन पे किसी शुभ ग्रह की या इनके मित्र की दृष्टि पड़ जाती हो। जैसे अगर सूर्य यहां बैठे हों तो मंगल इन्हें यहां से देख लें, या मंगल यहां से बैठ करके सूर्य को देख लें, तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। पर सिर्फ सिद्धांत और मूलतया हमें यही देखना है। ये पहला सूत्र था जो मैंने आपको बताया। इसी तरीके का दूसरा सूत्र है, जो अगर मंगल से सूर्य या सूर्य जहां बैठे हैं वहां से मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। मंगल जहां बैठे हो वो सूर्य से तीसरे भाव में बैठे हो, सूर्य से तीसरे मंगल अगर बैठे हों। अब इस सिद्धांत को भूल जाना है, ये चंद्रमा वाली बात अब खत्म, ये वहीं तक खत्म, अब इसको मिटा दीजिए।
क्लियर है? तो सूर्य जहां बैठे वहां से अगर मंगल जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं, अब आपको देखना है कि सूर्य आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं और वहां से मंगल कहां जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही पराक्रमी होने के साथ साथ अभद्र व्यवहार का समर्थक बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ही अखाट्य सत्य बोलने वाला होता है, बुद्धिशाली होता है और साथ ही साथ समाज का दिग्दर्शन कराने वाला पत्रकार जैसे भूमिका में जाकर के समाज की गंदी और बुरी चीजों को समाज के सामने लाने वाला होता है और साथ ही साथ गंदी और गलत चीजों का बिल्कुल भी समर्थन न करने वाला और हमेशा ही समाज का प्रतिनिधि बन के, चाहे वो राजनीति के मामले हो, चाहे वो किसी भी तरीके से समाज सेवा के मामले से हो या आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, आप जहां से भी समाज की छोटी चीज जो आपको बहुत ही सिरे से प्रभावित करती है, नीचे तक आपके अंदर के भावों को जागृत करके उसको बिना बताए, कई बार लोग होते हैं जब उनके सामने से कोई घटना घटित हो जाती है तो अंदर तक वो हिल जाते हैं। तो वो यही लोग होते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य से मंगल तीसरे होते हैं, जो समाज में बीत रही बातों को दिखाने में भी है, मतलब जो है वो उनका भरोसा होता है और वो दिखाना चाहते हैं। वस्तुतः आप इसे पत्रकार योग भी कह सकते हैं, जो हाँ, हालांकि अब ये कई बार आजकल के जो लोग हैं वो ऐसे नहीं हैं। आपको यहीं पे एक बात बता दूं, छोटी सी घटना, रसिया और यूक्रेन वाले युद्ध में एक मेरे नियमित दर्शक हैं, नाम उनका मुझे याद नहीं है, पर वो रसिया में अभी रह रहे हैं। मैंने जब उनकी कुंडली देखी भी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई, शायद कार्यक्रम में भी मैंने कभी कही थी ये बात, ये तो उन्होंने ये बात कही थी। मैंने कहा कि अभी तो आप रसिया में है, वहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो कैसी स्थिति है मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा पंडित जी आपको पता भी नहीं चलेगा, रसिया में यहाँ पे तो पता भी नहीं चल रहा है कि युद्ध जैसी स्थिति है। सोचिए, जहां हम रसिया से प्रभावित हो रहे हैं वहां रसिया में जो लोग रह रहे हैं उनको इस चीज की कोई भी मतलब जो है वो उसका कोई प्रभाव नहीं है, आम जनता पे कोई प्रभाव नहीं है। वहां की सरकार कितनी मजबूत है और यहाँ पे भारत और पाकिस्तान में थोड़ी सी झड़प हो जाती है तो पूरी मीडिया में कितना, मतलब सरकार का वर्चस्व कितना है मीडिया के ऊपर, जहां पे जनता को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने दे रही और वहां के आम जनजीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली में ये वो भाव जागृत कर देता है जो व्यक्ति बिल्कुल ही तुरंत छोटी छोटी बातों को पकड़ करके उसको समाज के सामने लाने का काम करता है और उसको इनकाउंटर करने का प्रभाव विकसित करता है ये अपने अंदर। अब ये तो दूसरा सूत्र था, दूसरा सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं। सूर्य जहां बैठे हो वहां से केंद्र में गुरु बैठे हो, मतलब चौथे दसवें के संबंध में सूर्य जहां बैठे हो वहां से 10 घर आगे गुरु बैठे हो, या गुरु जहां बैठे हो वहां से 4 घर आगे सूर्य बैठे हो, तो ये व्यक्ति को वैधानिक और संवैधानिक पदों पे ले जाकर के स्थापित करने वाला होता है और साथ ही साथ व्यक्ति को मुख्यमंत्री, व्यक्ति को प्रधानमंत्री और व्यक्ति को बड़े बड़े राष्ट्र के अध्यक्षों का जो है वो अध्यक्ष की भूमिका में ले जाकर के स्थापित कर देता है। गुरु और सूर्य का ये संबंध केंद्र का जो होता है ये सिर्फ चौथे होना चाहिए। 7वें और 10वें की बात मैं कर रहा हूं, 7वें की बात नहीं कर रहा। 7वें होते तो यहां सूर्य को बिठाता, लेकिन मैंने चौथे की बात करी है। 1 2 3 4 ऐसे वाली बात, यहां वाली बात नहीं है। मतलब यहां पे गुरु से गिनने पर चौथे घर में आगे सूर्य बैठे हों तो व्यक्ति को संवैधानिक पदों का संरक्षण करता और संवैधानिक पदों पर ले जाकर के विभूषित कर देता है। धर्म में, अध्यात्म में, नैतिकवादी मूल्यों को और उसको संरक्षित करने में और साथ ही साथ उसकी जो मोरल वैल्यू होती है बहुत ही जागृत और उच्च स्तर की होती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो किसी भी प्रकार से अपने धर्म के साथ, अपने आध्यात्मिक जो है वो भावनाओं के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता है और न ही उसे करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली आपको कई बार रास्ता इतनी अच्छे तरीके से दिखा सकती है जो आप स्वयं को नहीं जानते, उसमें ये आपका पथ प्रदर्शक बनने का काम कर देती है। ये गुरु से चौथे भाव के सूर्य का प्रभाव है। ये कार्यक्रम जरूर अवश्य ही अंतिम तक देख के जाइएगा, अभी और भी बात बाकी है। सूर्य जहां बैठे हों वहां से ठीक पीछे अगर शनि बैठे होते हैं तो ये कई बार आपके नुकसान का कारण बन जाता है और कई बार आपके धन हानि का कारण बनता है और कई बार ये ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा में कमजोरी हो जाती है और कई बार आपके प्रभावों को विक्षिप्त या विक्षिप्तता के प्रभावों से गुजरना पड़ता है। सूर्य और शनि के अंतर में एक ऐसी स्थिति जहां पे कई बार व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के नुकसान से भी गुजरना पड़ता है और साथ ही साथ ये व्यक्ति को हमेशा ही स्वास्थ्य से कमजोर भी करते रहते हैं। इसका एक दूसरा सबल पक्ष ये होगा कि व्यक्ति यहां भी
कई तरीके से जनता का समर्थन प्राप्त करने वाला और रोगों से लड़ते रहने वाला और अंतिम समय में आयु में कष्ट और दंश झेलने वाला बना देता है। जहां व्यक्ति की आयु लंबी तो होती है क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठेंगे, हालांकि ये बात किसी भी भाव पे लागू होगी। मतलब सूर्य और शनि कहीं भी, सूर्य अगर आगे हो और शनि अगर पीछे हो तो ये नुकसान के साथ साथ एक तरीके से थोड़े लाभ की स्थिति को भी दिखाने का बल रखता है। और चौथे के बाद पांचवें सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो सूर्य जहां बैठे हो वहां से 3 घर आगे अगर शुक्र बैठे हो, ध्यान से समझिए, सूर्य जहां बैठे हो वहां से 3 घर आगे अगर शुक्र बैठे हो तो व्यक्ति पत्नी का गुलाम होता है और पत्नी के कहे में रहने वाला और पत्नी के पीछे पीछे चलने वाला, पत्नी की बातों में आ जाने वाला और कई बार अपने आप को भूल जाने की स्थिति में होता है। मैंने ये कई बार बातें देखी हैं कि हम कई बार अपना दिमाग चलाते ही नहीं हैं और जो भी पत्नी हमारी कहती है हम कई बार उसे मान लेते हैं बिना उस पे सच्चाई और सच जाने हुए। तो इस बात पे भी भरोसा रखना होगा कि इसके लिए भी ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि सूर्य से अगर तीसरे शुक्र होते हैं तो व्यक्ति पत्नी का लोभी होता है, वो पत्नी के बिना रह नहीं सकता, मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा तीव्र और उत्कंठा से युक्त होकर के वो पत्नी का प्रेम पाने वाला और करने वाला होता है। क्लियर है? अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह, अभाव, प्रभाव, समता, विषमता, ज्ञान, अज्ञान, मूढ़ता, विद्वता, यज्ञ, दान, तप, अहिंसा, सब में इस दुनिया की जितनी क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रिया विधियां एक साधारण या एक उच्चिष्ट व्यक्ति के द्वारा करी जाती हैं, उसके अंदर जितनी भी वेदना और संवेदनाओं का प्रवाह होता है, वो आहुतियां जो ब्राह्मणों के द्वारा दी जाती हैं, वो आहुति में उपस्थित वस्तु चाहे वो तिल के रूप में हो, चाहे घृत के रूप में हो, चाहे ब्राह्मणों के वेदों के मंत्र के रूप में हो, सब में, चाहे वो श्वास प्रश्वास की गति हो, चाहे उसके रुकने का कारण हो, चाहे किसी के जीवन में आने का कारण हो या किसी के जाने का कारण हो। और एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। आपके बगल में जो आपकी माता जी बैठी हैं, आपके बगल में जो आपके सुपुत्र बैठे हैं, आपके बगल में जो आपके पतिदेव बैठ करके मेरे साथ आपके साथ बैठ करके कार्यक्रम देख रहे हैं, ये सब सहयात्री हैं। हाँ, याद करिए, राजधानी एक्सप्रेस में जब बैठते हैं तो बगल वाले सहयात्री के साथ ढेर जब दिल मिल जाए तो छोड़ने में दिक्कत होती है और फिर तो रुलाई भी आती है और फिर तो कई बार हम इतने रोते हैं कि पूछो ही मत, और फिर तो कई बार उसके कारण हमारा जीवन प्रभावित हो जाता है। और मैंने तो ये बात भी कई बार सुनी है कि लोग ट्रेन में ही प्रेम भी कर लेते हैं और कई बार ये प्रेम वाली यात्रा इतनी मजबूत हो जाती है कि हम उससे संस्कारों को भी छोड़ देते हैं। और कई बार तो ये यात्रा इतनी ज़्यादा प्रगल्भ और मजबूत हो जाती है, इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि संस्कृति को भी डुबो देते हैं। और कई बार तो ये यात्रा इतनी ज़्यादा और बुरी हो जाती है कि हम अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं कि तुम साथ थे, छोड़ो अब हटो, मैं इसको पकड़ के इसको लेके जाता हूँ। कई बार तो ये यात्रा इतनी ज़्यादा घनिष्ठ हो जाती है कि पूछो ही मत, सभी प्रकार के पाप और दुष्कर्म भी करवा देती है। और कई बार तो यहाँ तक भी होता है कि हम एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं, यात्रा बीच में ही कैंसिल कर देते हैं। नहीं, मुझे आगे जाना ही नहीं है, मैं इसी स्टेशन पे उतरूंगी, मैं इसी स्टेशन पे उतरूंगा, मुझे सूरत जाना ही नहीं है, मैं कोटा में ही उतरूंगा, मैं दिल्ली ही उतरूंगा, हिमाचल नहीं जाना है। 80 वर्ष की यात्रा में नहीं करूंगा, 60 साल में ही इसी के साथ मरूंगा, 14वें वर्ष में इसी के साथ नहर में कूदूंगा, लेकिन यही कूदूंगा। सोच के देखो, इसको जोड़ के देखो, कनेक्शन कैसा है। अब माता पिता सोच रहे थे कि जो है वो यात्रा पूरी करेंगे और आप सोच रहे थे कि माता पिता की सेवा करेंगे, पर बात तो यहां अटकी है। आपने अपने आप को समझा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तुतः यात्रा करने के जो नियम बनाए गए थे, यात्रा करने के जो नियम बनाए गए थे, उसको पढ़ा ही नहीं था, उसको पढ़ा ही नहीं था। और क्यों नहीं पढ़ा था?
क्योंकि माता जी ने कभी पढ़ाया नहीं था। माता जी ने कभी पढ़ाया नहीं था। और माता जी ने क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि वो खुद कामाशक्त थी। या पिताजी ने क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया? क्योंकि पिताजी खुद कामाशक्त थे। और क्यों नहीं? क्योंकि वस्तुतः आप जरा देखिए कि जब जन्म हो रहा था, जब आपका आरोहण हो रहा था, गर्भ में आप जब समाहित हो रहे थे, या जब वो कोई बालक समाहित होता है गर्भ में, जब उसकी पुष्टि होती है, तो उस समय तो काम का आवेग था, ग्रहों का प्रभाव ही नहीं था, और न ही अच्छे समय का कोई परिणाम था जो सामने से दिखता। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। जल्दी ही आप लोगों के सामने एक नए चैनल के साथ आ रहा हूँ। सोच रहा हूँ जल्दी ही कर दूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी बड़ी कुलबुलाहट है। गीता जी के श्लोक और उसके अर्थ को बताने की बड़ी अद्भुत इच्छा है, और आप लोगों को उसको गीता जी के तरह नहीं बताऊंगा, अलग तरीके से बताऊंगा, पर वक्त की कमी के कारण शुरू ही नहीं कर पा रहा हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।